गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम बच्चों मैंने एक प्रॉब्लम दिया था डिस्टेंस निकालने के लिए। ट्राई किया आप लोगों ने? चलो फिर थोड़ा हम लोग पहले रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं ना। देखो अभी हम लोग कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? हम लोग अभी जनरल मोशन पढ़ रहे हैं ना, जनरल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। जनरल मोशन में क्या होता है, बॉडी ट्रांसलेट भी करती है और साथ में रोटेट भी करती है। तो हमें पता है कि हम जनरल मोशन को दो टाइप के मोशन का कॉम्बिनेशन लेके सोच सकते हैं, एक केवल ट्रांसलेशनल और एक केवल रोटेशनल। फिर हम इसके दो पार्ट पे स्टडी कर रहे थे जनरल मोशन को। एक तो जनरल मोशन का काइनेमेटिक्स, मतलब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब निकालना, और दूसरा डायनामिक्स। तो आज हम लोग ये डायनामिक्स वाला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं ना। काइनेमेटिक्स वाला पार्ट हम लोग लास्ट टाइम कर रहे थे। फिर हमने एक चीज और देखी थी, जनरल मोशन का स्पेशल केस रोलिंग मोशन। अगर हमारा जनरल मोशन कोई सरफेस पे हो रहा होता था, अगर कोई सरफेस पे हो रहा होता था, तो यहाँ पे हम इसको रोलिंग मोशन या स्लिपिंग मोशन बोलते थे ना। रोलिंग या स्लिपिंग की कंडीशन क्या थी कि कोई भी स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। तो इसमें अगर हमने देखा कि अगर कोई सपोज ग्राउंड पे कोई चीज, मान लो स्फीयर जा रहा है आगे को और ओमेगा से घूम रहा है, तो रोल होने की कंडीशन थी v इक्वल टू आर ओमेगा। अगर v ग्रेटर देन आर ओमेगा हो जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? v ग्रेटर देन आर ओमेगा होगा तो क्या होगा बच्चों? फॉरवर्ड स्लिपिंग। v लेस देन आर ओमेगा होगा तो बैकवर्ड स्लिपिंग ना। ये तो हमने ग्राउंड के लिए देखा। सेम टाइप से हम लोग एक्सेलरेशन के लिए देख सकते हैं। ग्राउंड पर अगर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है और अल्फा से रोटेट कर रहा है, तो ए इक्वल टू आर अल्फा होगा तो रोलिंग, ए ग्रेटर देन आर अल्फा तो फॉरवर्ड स्लिपिंग, ए लेस देन आर अल्फा तो बैकवर्ड स्लिपिंग। ठीक है, नहीं ये हमने ग्राउंड के लिए देखा ना। फिर हम कोई मूविंग प्लेटफॉर्म के लिए अगर हम देखें, अगर ये आगे को कुछ v1 से जा रहा है, अल्फा से रोटेट हो रहा है,
ओमेगा से रोटेट हो रहा है, ये v2 से जा रहा है। तो स्फीयर के नीचे वाले पॉइंट की स्पीड क्या होगी, v1 माइनस आर ओमेगा ना, अगर वो v2 के बराबर हुआ। कल मैंने v1 v2 उल्टा लिख दिया है ना, बट आप कॉन्सेप्ट समझो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये रोलिंग हो रहा होगा। अगर स्फीयर का पॉइंट फास्ट जा रहा है सरफेस के पॉइंट से, तो मतलब सरफेस पे वो आगे को फॉरवर्ड जा रहा है, फॉरवर्ड स्लिपिंग। और अगर v1 लेस देन आर ओमेगा, v1 माइनस आर ओमेगा लेस देन v2, तो बैकवर्ड स्लिपिंग। सेम टाइप से मूविंग सरफेस पे एक्सेलरेशन के लिए लिख सकते हैं, a1 से जा रहा है, अल्फा से रोटेट हो रहा है, और ये a2 से जा रहा है। तो नीचे वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा a1 माइनस आर अल्फा, और अगर वो प्लेटफॉर्म के पॉइंट के एक्सेलरेशन के इक्वल हुआ तो ये बोलेंगे रोलिंग। अगर ये ग्रेटर देन हुआ तो फॉरवर्ड स्लिपिंग, और लेस देन हुआ तो बैकवर्ड स्लिपिंग। ठीक है बच्चों, बच्चों यहाँ तक सबको याद है, अच्छे से आपने रिवाइज कर लिया था यहाँ तक? सबको अगर समझ आ गया है तो अच्छा है। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो आप ग्रेविटी आकर के भी अपने ये डाउट्स क्लियर कर सकते हो ना। फिर देखो, अब हम लोगों ने इसके बाद मैंने एक आपको ये प्रॉब्लम दिया था कि अगर कोई स्फीयर ग्राउंड पे प्योर रोलिंग कर रहा है, तो इसका कोई भी पॉइंट ना, मान लो हम नीचे वाला पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट देखेंगे तो उसका एक प्योर, एक कंप्लीट रोटेशन के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, वन कंप्लीट रोटेशन के बाद 2 पाई आर ना। और वो पॉइंट डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, 8 आर। तो ये हम लोगों को कैलकुलेट करना था। और यहाँ पे अगर ट्रेजेक्ट्री पूछी जाए, इस पे पढ़ने वाला कोई भी पॉइंट किस ट्रेजेक्ट्री पे मूव कर रहा है, तो ट्रेजेक्ट्री कैसी है यहाँ पर, ट्रेजेक्ट्री का मैंने नाम आपको बोला था, याद रखना है, साइक्लॉइड। तो हम लोग ये वाला पार्ट आज सॉल्व कर लेते हैं ना। हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट करने जा रहे हैं। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ड्यूरिंग प्योर रोलिंग ऑन ग्राउंड। ये स्फीयर v स्पीड से चलना शुरू करता है, ओमेगा से घूम रहा है, और इसका हमने ये नीचे वाला पॉइंट ले लिया है। ये नीचे पॉइंट कोई ए ले लिया है। तो अब थोड़ी देर बाद बच्चों क्या हो जाएगा, इसको ग्राउंड को और आगे तक बढ़ा लेते हैं। ये आगे जा रहा है तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये आपका जो स्फीयर होगा वो थोड़ा आगे आ चुका होगा, मान लो यहाँ आ चुका है। तो अब जो पॉइंट ए है वो क्या हो चुका होगा, पॉइंट ए अब क्या नीचे ही रहेगा, थोड़ा इधर आ चुका होगा ना, रोटेट होने की वजह से कुछ थीटा ये रोटेट हो चुका होगा, और मान लो पॉइंट ए अब यहाँ आ चुका है। ठीक है बच्चों, और टी टाइम में कितना रोटेट हो जाएगा ये आप कैसे निकालोगे, ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो थीटा और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है,
बच्चों बोलो थीटा और ओमेगा में क्या रिलेशन होगा? टी टाइम में अगर पॉइंट ए को सेंटर से मिलाने वाली लाइन टी टाइम में थीटा एंगल घूम जाती है, तो यहाँ पे टी टाइम में थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, ऐसे निकालेंगे। अब मुझे इस पॉइंट ए की वेलोसिटी निकालनी है, पॉइंट ए की वेलोसिटी निकालनी है इस टाइम टी पर। तो वेलोसिटी निकालना हमने सीखा हुआ है, अगर कहीं पे भी जनरल मोशन हो रहा है तो हम कैसे वेलोसिटी निकालते हैं? इसको मैं थोड़ा डायग्राम को बड़ा करके दिखा देता हूँ ना। हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? कोई भी टाइम पर यहाँ पे पॉइंट आ चुका है ना, तो इसमें दो मोशन होंगे ना। एक तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से सारे पॉइंट क्या हो रहे होंगे, अगर सेंटर आगे को जा रहा है 20 फीट से तो सारे पॉइंट आगे को जाएंगे ना, है कि नहीं बच्चों? तो एक तो पॉइंट ए की वेलोसिटी होगी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन ऐसे आगे को, और दूसरी वेलोसिटी क्यों होगी? दूसरी वेलोसिटी बच्चों क्यों होगी? हैंग हो रहा है क्या बच्चों? हेलो, लैग आ रहा है क्या? बहुत ज्यादा लैग हो रहा है। तो 1 मिनट रुको, मैं थोड़ा सा टावर के नीचे जाके बैठता हूँ, देखता हूँ शायद कुछ इम्प्रूवमेंट होता है क्या। जब से मैंने स्टार्ट किया यही चल रहा है कंटिन्यूअस, ऐसे लैग ही चल रहा है या बीच बीच एक दो बार हुआ थोड़ा बहुत? ओके, ठीक है। फिर अभी चलने देते हैं, अगर लगेगा दिक्कत है तो फिर टावर के नीचे जाके बैठूंगा। ठीक है बच्चों, चलने दे फिर। तो अब देखो, हम लोग क्या कर रहे थे, इस पॉइंट की हमें वेलोसिटी निकालनी थी ना। तो एक तो इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, पूरा स्फीयर आपका आगे जा रहा है, और दूसरा ड्यू टू रोटेशनल मोशन, ये ऐसे घूम रहा है। घूमने की वजह से वेलोसिटी किधर चली जाएगी? अगर ये ऐसे घूम रहा है ओमेगा से, तो वेलोसिटी रोटेशन वाली मोशन की वजह से किधर को होगी? किधर होगी बच्चों? टेंजेंट के लॉन्ग, वेरी गुड। और कितना होगा? ऐसे टेंजेंट के लॉन्ग होगा, और टेंजेंट के लॉन्ग कितना होगा? आर ओमेगा, है कि नहीं? और अगर ग्राउंड पे प्योर रोलिंग अभी ये करते हुए जा रहा है तो इस टाइम पे v इक्वल टू आर ओमेगा बोल सकते हो ना। अभी ग्राउंड पे प्योर रोलिंग हो रही है ना, ये हमारा आर ओमेगा मतलब v ये भी है। ये एंगल अगर थीटा है, ये टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल है, तो ये 90 होगा ना। इसको आगे बढ़ा दो, ये एंगल भी 90 है, ये एंगल कितना आएगा? 90 माइनस थीटा, और ये एंगल 90 है ना, ये वाला एंगल। तो अब आपके पास देखो दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर v इधर को है, ये देख लो बच्चों, एक वेक्टर v इधर है और एक वेक्टर v इधर है, और इनके बीच का ये पूरा एंगल कितना है? पूरा एंगल आ जाएगा 90 प्लस 90 माइनस थीटा, मतलब 180 माइनस थीटा। सही बात है बच्चों। पॉइंट ए की हमें नेट वेलोसिटी निकालनी है। हमें उसके दोनों वेक्टर पता है, उनके बीच का एंगल पता है, तो नेट वेलोसिटी कैसे निकालें?
नेट वेलोसिटी बच्चों कैसे निकालेंगे? अगर दो वेक्टर है उनके बीच का एंगल पता है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा देंगे। हम बोलेंगे पॉइंट ए का नेट वेलोसिटी होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा। वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 2v स्क्वायर, ये हो जाएगा cos 180 माइनस थीटा कितना होता है माइनस cos थीटा ना, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2v स्क्वायर cos थीटा। 2v स्क्वायर को कॉमन कर देंगे तो 1 माइनस cos थीटा। सही बात है बच्चों? किसी को कोई दिक्कत परेशानी इसमें? अब इसको हमें अगर सॉल्व करना है तो इसको हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूले से ब्रेक कर देते हैं। cos थीटा को अगर हम लोग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख दें ना, अगर हम लोग लिख दें इसको cos थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू आएगा 1 माइनस cos थीटा। तो अब देख लो ये 1 माइनस cos थीटा यहाँ पे वैल्यू डाल दो, तो बाहर देखो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 4 है तो बाहर 2 आएगा, v स्क्वायर से v आएगा, साइन स्क्वायर से साइन केवल आ जाएगा। समझ आया सभी को? ये हमने पॉइंट ए की नेट वेलोसिटी निकाल ली ना। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, हमने स्पीड निकाल ली है ना उसकी, तो डिस्टेंस निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? स्पीड हमेशा देखो आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए ना, ध्यान रखना। आपका ये एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा पूरे एक रोटेशन में, यहां से शुरू होके ये घूम के वापस यहाँ तक आएगा, एंगल कहाँ तक वेरी करेगा? एंगल शुरू में कितना था 0 और बाद में घूम के कितना आ जाएगा 360 डिग्री, 0 से 360। यहाँ जब 360 डालोगे थीटा की जगह 360 डालोगे तो अंदर कितना बचेगा 180 डिग्री ना, तो 0 से 180 पूरा अंदर का एंगल ये वेरी हो रहा है ना। थीटा बाई 2 की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी हो रही है 0 से 180, तो 0 से 180 में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है ना, मतलब ये स्पीड हमेशा प्लस में आनी चाहिए थी तो वही आ रही है। अगर कहीं माइनस आती तो हम लोग मॉड ले लेते ना। समझो बच्चों, स्पीड हमेशा प्लस में लेनी है ना, डिस्टेंस के लिए स्पीड इनटू टाइम चाहिए हमें, उसका मैग्नीट्यूड इनटू dt, स्पीड इनटू टाइम को इंटीग्रेट करना है। थीटा अगर हमारा 0 से 360 के बीच में है तो थीटा बाई 2 हमारा 0 से 180 के बीच में है, और साइन हमें पता है कि साइन 0 से 180 के बीच में प्लस में होता है, तो हमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, या हम सीधे इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम कर रहे हैं ना, स्पीड को हमेशा प्लस में लेके आप इंटीग्रेट करोगे तो ही डिस्टेंस आएगा। बच्चों को समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? थीटा की लिमिट डाल दो, थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी 0 से 360 तक ना, यहाँ पे हमेशा थीटा की लिमिट डालते हैं ना, सॉरी थीटा की लिमिट की जगह इसको ऐसे हमें टाइम की लिमिट डालनी है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, टाइम की लिमिट डालनी पड़ेगी। थीटा को क्या लिख देंगे ओमेगा टी बाई 2 dt। टाइम की लिमिट कितनी डालेंगे 0 से पूरा रोटेशन होने में टाइम कितना लगेगा, ओमेगा अगर एंगुलर स्पीड से रोटेट हो रहा है तो 2 पाई बाई ओमेगा लगेगा ना, टाइम की लिमिट डालनी है ना। समझो टाइम की लिमिट, ये टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है ना।
ये जो भी dx होता है, dt होता है, जो यहाँ होता है उसकी लिमिट डालते हैं। dt t है तो t की लिमिट डालनी है। तो इसमें 2v बाहर चला जाएगा। स्पीड तो कांस्टेंट है ना बच्चों। अंदर बचेगा साइन थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। और कुछ करने की जरूरत है यहाँ पे इंटीग्रेशन में? देखो आपको ये पता है कि अगर केवल साइन थीटा होता तो उसका इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस थीटा आता, लेकिन अगर साइन थीटा की जगह कुछ ऐसे आ जाता 2x+5, 2θ+5, तो आप क्या करते थे? थीटा के कोएफिशिएंट से आपको डिवाइड भी करना पड़ता था। याद है बच्चों? कभी भी x की जगह ax+b आ जाता था, तो ax+b को x मान के इंटीग्रेट करते थे और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करते थे। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कौन है? ax+b। b तो 0 है, कुछ ऐड नहीं है, लेकिन t का कोएफिशिएंट कौन है यहाँ पर? ω/2, तो उससे डिवाइड कर देंगे ना। लिमिट डाल देंगे 0 से 2π/ω। ये 2 और 2 ऊपर चला जाएगा, 4 आ जाएगा। v/ω को क्या लिख सकते हैं? v=2 होता है r ω, और नीचे भी ओमेगा है। ये माइनस को बाहर कर दो, अंदर ये जो माइनस है इसको बाहर कर दो, v को r ω लिख दिया है। यहाँ पे अब ये लिमिट डाल दो, cos ω/2 इंटू टाइम। टाइम कितना डालना है? 2π/ω माइनस कॉस 0 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा। ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, ये आएगा -4r। कॉस पाई कितना होता है? कॉस पाई कितना होता है बच्चों? -1। कॉस 0 भी कितना होता है? -1। तो ये कितना आ जाएगा? 8r। अब जो 2r, 2 × 4r 8r आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है ना, इतना बार बार आप डिराइव नहीं करोगे। नोट कर लो। सब लोग समझ रहे हो ना क्या किया है? जो भी आपको समझ आया है अच्छे से उसको एक बार खुद से करके ट्राई करना। सानिध्य एडवांस में आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, और वैसे भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ भी जाए तो आपका याद है तो काम हो जाएगा। बट ये आप खुद से एक बार करके देख लोगे तो अपने आप सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। नोट कर लो बच्चों। समझ आने के बाद भी सब कुछ आप लोग एक बार खुद से लिख के करोगे। हर एक पॉइंट आप एक बार खुद से लिखोगे, बिना देखे हुए पहले खुद से ट्राई करो, जब ना आए तो वो स्टेप देखो, और तब तक एक बार पूरा करते रहो जब तक कि एक बार पूरा शुरू से लेके लास्ट तक आप खुद से नहीं कर लेते हो।
यहाँ पे बस मैंने ये समझाया था कि आपका स्पीड प्लस में आना चाहिए था, तो वो प्लस में है या नहीं उसकी लिमिट डाल के बताई थी ना, कि अगर इसके ये वाली वैल्यू 0 से 180 में रहेगी तो साइन क्या होगा, फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस में होता है ना, तो ये पूरी वैल्यू प्लस में है, क्योंकि डिस्टेंस में स्पीड इनटू टाइम होता है ना, और स्पीड हमेशा प्लस में होनी चाहिए, स्पीड निगेटिव नहीं होती। जहां पे निगेटिव आ रहा होता है ये वेलोसिटी एक्चुअल में ना, वहां पे आपको मॉड लेना पड़ता है। हो गया सभी का? तो अब देखो ये काइनेमेटिक्स वाला पार्ट हो गया। अब हम लोग अगला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सब लोग म्यूट रखो। यशराज परदेसी म्यूट रखो भाई। हम लोग अब अगला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, डायनामिक्स ऑफ जनरल मोशन। ठीक है बच्चों, डायनेमिक्स मतलब जैसे हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था ना, काइनेमेटिक्स में केवल वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये सब निकालते थे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। फिर अगला चैप्टर था लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ना। जो भी वेलोसिटी आ रही है, एक्सेलरेशन आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो फोर्स की वजह से आता था। तो हमने F इक्वल टू ma लगाना सीखा। सॉरी। तो हम लोग अब यहाँ पे भी यही देख रहे हैं, मान लो कोई बॉडी है, इस पे आपने कुछ F फोर्स लगाया, इसका मास m है, तो फोर्स की वजह से क्या होगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो आगे जाएगा और साथ में पूरी बॉडी इसके अबाउट घूम जाएगी। समझो बच्चों, अगर जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को रखो, ऐसे कोई पेन रखा हुआ है ये ना, और इस पे मैं यहाँ फोर्स लगाऊं तो क्या होगा, ये आगे जाएगा और साथ में रोटेट हो जाएगा ना। तो आप इसके लिए F इक्वल टू ma कैसे लगाओगे, F इक्वल टू m इंटू ए किसका लोगे आप, जब पूरी बॉडी होती है तो ए वहां पे हर पॉइंट का सेम नहीं होता है जनरल मोशन में। समझो बच्चों, जब बॉडी आगे भी जा रही है, रोटेट भी कर रही है, तो वहां ए हर पॉइंट का अलग अलग है ना, तो F इक्वल टू ma में ए किसका लेते हैं, सेंटर ऑफ मास का ना। ठीक है बच्चों, सही चल रहा है ना, कुछ हैंग वैंग नहीं हो रहा है ना, बड़ा लेट रिप्लाई कर रहे हो तुम लोग। फिर टॉर्क इक्वेशन, यहाँ पे देख लो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रहा है, यहाँ पे ये सेंटर ऑफ मास से ये स्क्रीन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस पास हो रहा है, उसके अबाउट इस फोर्स का टॉर्क आएगा ना, जो ऐसे घुमाएगा। तो आप टॉर्क इक्वेशन भी लिखोगे, टॉर्क इक्वेशन होगी टॉर्क इक्वल टू
आई इंटू अल्फा, और सब कुछ यहाँ सेंटर ऑफ मास के अबाउट लोगे। समझो बच्चों, टॉर्क आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट लोगे अगर बॉडी हिंज नहीं है तो। किसी और पॉइंट के अबाउट लोगे तो सीडो फोर्स का भी चक्कर पड़ेगा, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने लगेगा। तो आप ध्यान रखो कि जब बॉडी हिंज नहीं हो तो हमेशा टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस जा रहा है उसके अबाउट लेके लगाते हैं। मोमेंटम ऑफ सिस्टम लिखना होगा, बॉडी का मोमेंटम लिखना होगा, तो हम क्या लिखेंगे बताओ बच्चों? बॉडी का मोमेंटम लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम। पूरी बॉडी अगर ट्रांसलेट भी कर रही है, रोटेट भी कर रही है, उससे हमें मतलब नहीं है ना। अगर बॉडी का मोमेंटम चाहिए मतलब उसके सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर? काइनेटिक एनर्जी के लिए बच्चों हम लोग इसको ऐसे सोच सकते हैं कि ये दो मोशन का कॉम्बिनेशन है, एक केवल ट्रांसलेट कर रहा है और एक केवल इसको रोटेट करा रहा है। हाँ, तो हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन और काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन लिखेंगे। ट्रांसलेशनल मोशन मतलब हाफ एम वीसीएम का स्क्वायर, हर पॉइंट की स्पीड मानेंगे जो सेंटर ऑफ मास की स्पीड है। और रोटेशनल में हाफ आईसीएम, आई ध्यान रखना सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेना है, इनटू ओमेगा स्क्वायर। ये एक्चुअल में आपने देखो क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम लिखा है ग्राउंड से। तो ये देखो ये वाला पार्ट क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ग्राउंड, और ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में बच्चों ये फॉर्मूला याद है आपको? ये एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैं इसको फिर से लिखता हूँ। सेंटर ऑफ मास में आपने कोई भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़ा था। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम फ्रॉम ग्राउंड क्या होता था? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम फ्रॉम सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ग्राउंड। याद है सभी को? तो ये एक्चुअल में यही चीज लिखी हुई है। जब आप सेंटर ऑफ मास से देखोगे, सेंटर ऑफ मास से देखोगे तो आपको केवल कौन सा मोशन होता दिखेगा? सेंटर ऑफ मास पे खड़े हो जाओगे तो केवल बॉडी घूमती दिखेगी ना। समझो बच्चों, सेंटर ऑफ मास से देखोगे तो ट्रांसलेशनल मोशन रुक जाएगा, केवल घूमती दिखेगी। और ग्राउंड से सेंटर ऑफ मास को देखोगे तो क्या होगा? सेंटर ऑफ मास ग्राउंड से देखोगे तो आगे जा रहा होगा ना। आप ग्राउंड पे खड़े होगे तो सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा होगा ना, ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है ना। तो ये वही चीज आपने लिखी हुई है जो पीछे पढ़ा हुआ है, बट आप उसको ऐसे सोच सकते हो कि ट्रांसलेशनल मोशन की एनर्जी और रोटेशनल मोशन की एनर्जी। ठीक है बच्चों, एनर्जी लिखने वाला पॉइंट क्लियर है? सपोज एक डिस्क कहीं ग्राउंड पे प्योर रोलिंग कर रहा है, वी स्पीड से जा रहा है वो आगे को और ओमेगा से घूम रहा है, और बोल दिया गया कि प्योर रोलिंग है, कोई स्लिपिंग नहीं है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क निकालना है। मास एम है, नोट कर लो। ये याद रखना है ना ये वाला पार्ट को। ये चारों पार्ट याद रखने हैं ना।
एफ इक्वल टू एम ए लगाना, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, मोमेंटम निकालना और एनर्जी निकालना, काइनेटिक एनर्जी। नोट होने के बाद ये प्रॉब्लम ट्राई करो। एक डिस्क है जो कि ग्राउंड पे प्योर रोलिंग कर रहा है, मास दिया है, स्पीड दिया, ओमेगा दिया है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। एम और वी के टर्म में बताओ। ये मान लो कि ओमेगा आपको बताया नहीं गया है, बस बोला गया है प्योर रोलिंग हो रही है, तो एम और वी के टर्म में टोटल एनर्जी बतानी है। आई की वैल्यू डाल दो, ओमेगा की वैल्यू वी और आर के टर्म में डाल दो। हाँ निकेत। तो हम देखो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से हाफ एम वी स्क्वायर, और रोटेशनल मोशन की वजह से हाफ आई, और आई किसके अबाउट लेना है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आईसीएम। आईसीएम की वैल्यू कितनी डाल दोगे, हाफ एम आर स्क्वायर डिस्क के लिए ना, डिस्क का सभी को आई याद है, और ओमेगा की वैल्यू कितनी डालोगे, वी बाई आर का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कट जाएगा, 3/4 एम वी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे कोई भी रोल करने वाली बॉडी की हम टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं ना। सपोज एक कोई स्पीयर कहीं पर ग्राउंड पे प्योर रोलिंग कर रहा है, वी स्पीड से आगे जा रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, रेडियस आर है, मास एम है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो हमें यहाँ पे बताना है पार्ट ए, एक्सेलरेशन कितना है सेंटर ऑफ मास का, पार्ट टू अल्फा कितना है, पार्ट थ्री फ्रिक्शन फोर्स, सॉलिड स्फीयर है, एस एस, सॉलिड स्फीयर है, ये प्योर रोलिंग कर रहा है ना।
हुआ बच्चों? देखो यहाँ पर जब ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो क्या यहाँ पे ये स्लिपिंग कर रहा है? अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो क्या बोलोगे ये यहाँ पे स्लिपिंग कर रहा है? नहीं बोलोगे ना, स्लिपिंग नहीं कर रहा है। अगर स्लिपिंग नहीं कर रहा है तो वहां पे फ्रिक्शन कौन सा लग सकता है? जहां पे स्लिपिंग होती है वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है ना। जहां पे स्लिपिंग नहीं होती वहां पे कौन सा फ्रिक्शन लगता है? स्टैटिक वाला ना। ना आपको देखो पता है कि प्योर रोलिंग के टाइम पे क्या हो रहा होगा, इसका ये पॉइंट जितनी स्पीड से आगे जाएगा और ग्राउंड का ये पॉइंट, दोनों की वेलोसिटी सेम होंगी, और अभी दोनों रेस्ट पे है ना, ग्राउंड रेस्ट पे होता है तो ये पॉइंट भी रेस्ट पे है। तो रोलिंग के टाइम पे हमेशा कौन सा फिक्स है? टाइम पर लग सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन। रोलिंग के टाइम पे बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन क्या लग सकता है? लैग आ गया। ना रोलिंग के टाइम पे काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लग सकता ना, क्योंकि दोनों पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट साथ साथ चलते हैं ना। अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर रखे हैं और दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो इनके बीच का फ्रिक्शन स्टैटिक होगा ना। बच्चों अभी पढ़ाओ, अभी लैग सही हुआ क्या? समझो बच्चों ना, अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो इनके बीच का फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, काइनेटिक नहीं होगा ना। रोलिंग में तो हमेशा दोनों पॉइंट साथ साथ चलते हैं ना, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो रोलिंग में स्टैटिक फ्रिक्शन ही लग सकता है, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लग सकता। इस बात को, ये बात सबको अच्छे से क्लियर है ना? और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हमेशा एक फिक्स वैल्यू लगती है या सेल्फ एडजस्टिंग होती है? स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होती है ना, जीरो से स्टार्ट करके लिमिटिंग वैल्यू के बीच में कुछ भी लग सकता है ना। तो अब मुझे ये बताओ, अभी आप यहाँ पे आपने इसको कुछ v दे दिया है, ओमेगा दे दिया है, और ये रोल करके जा रहा है, और स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? स्टैटिक में क्या होता है? रिलेटिव मोशन होता है या रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होती है? एक ऑब्जेक्ट को हमने ग्राउंड पे रख दिया और हमने हल्का सा फोर्स लगाया लेकिन ये चला नहीं है तो फ्रिक्शन आ जाता था ना। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब रिलेटिव मोशन होता है ना। तो यहाँ पे आपने क्या इस पॉइंट को, ग्राउंड का पॉइंट तो रुका हुआ है, क्या इस पॉइंट में कोई टेंडेंसी क्रिएट कर रहे हो आग इसकी स्पीड बढ़ाने की? क्या आपने एक बार v और ओमेगा दे दिया उसके बाद आप कुछ कर रहे हो इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए? कुछ नहीं कर रहे हो, कोई टेंडेंसी नहीं आ रही है।
दोनों एक ही स्पीड से चलते जा रहे हैं। समझो, अगर मैंने एक स्मूथ सरफेस लिया और दो ब्लॉक ऐसे ले लिए, दोनों को v स्पीड दे दी, तो क्या इनके बीच में कोई फ्रिक्शन लग पाएगा? दोनों को सेम स्पीड दे दी, ग्राउंड स्मूथ ले लिया है, अगर दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है तो भी वो लग नहीं पाएगा ना, क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो यहाँ पे अभी कोई फ्रिक्शन नहीं लग पाएगा ना। अभी यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जीरो लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स जीरो लगेगा तो कोई एक्सेलरेशन आएगा क्या? नहीं। जब फोर्स ही नहीं है तो कोई टॉर्क आएगा? नहीं। जब टॉर्क नहीं आएगा तो अल्फा भी वही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार मैंने इसको रोल करा दिया ऐसे, तो ये ऐसे ही चलता जाएगा जिंदगी भर के लिए, कभी नहीं रुकेगा। हाँ, ये केवल मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। ये जिंदगी भर ऐसे ही चलता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में बहुत सारे और रीजन है जिससे रुक जाता है, बट एकदम आइडियल सिचुएशन ले तो ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। समझ आया सभी को? अगर मैं किसी चीज को रफ सरफेस पे ऐसे रोल करा दूं तो वहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। भले ही ये रफ सरफेस है तो भी, सरफेस रफ है लेकिन यहाँ कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ये जिंदगी भर के लिए ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग। यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग मतलब एक ही स्पीड से चलता रहेगा, यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग। यहाँ पे कोई भी स्पीड में चेंजेस नहीं आएंगे। समझ आया सभी को? अगला क्वेश्चन करते हैं। सपोज हमने एक स्फीयर लिया और उसको हमने ऐसे ग्राउंड पे रख दिया है। एक मिनट, एक मिनट, नोट करने को दे रहा हूँ। ग्राउंड रफ है, सफिशियंट फ्रिक्शन प्रेजेंट है यहाँ पे ना, जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। ये रखा हुआ है ना, कोई स्पीड नहीं दी है, कोई ओमेगा नहीं दिया है। और सेंटर पे फिर मैंने इस पे एफ फोर्स लगाना शुरू किया। इसका मास एम है, रेडियस आर है। तो अब ये कितने एक्सेलरेशन से आगे जाएगा हमें ये निकालना है। नोट कर लो और फिर इसके बाद ये प्रॉब्लम ट्राई करो। सिद्धि देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये पॉइंट रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है, और मैं यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँ कि इसको मैं आगे ले जाना चाह रहा हूँ। अगर दोनों पॉइंट रेस्ट पे और इसमें कोई मैं आगे ले जाने की टेंडेंसी भी क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा ना। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट को अब मूव कराने की टेंडेंसी लेके आए, हम कुछ फोर्स लगा के इसको आगे ले जाना चाहें, बट ऐसा कुछ हम कर नहीं रहे ना।
अब ये प्रॉब्लम सोचो, यहाँ पे सफिशिएंट रफ सरफेस है, तो बोल दिया गया क्वेश्चन में कि रोलिंग हो रहा है, स्लिपिंग नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? शुरू में कोई स्पीड नहीं दी थी ना, शुरू में कोई ओमेगा भी नहीं है, रेस्ट पे रखा और फोर्स लगाया आगे को, सेंटर पे फोर्स लगाया हुआ है। पिछला वाला क्वेश्चन जो है, जिसमें अगर किसी को अभी नहीं समझ आया है, तो वो इस क्वेश्चन के बाद वो भी और क्लियर हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में क्या है, फोर्स 0 है ना, इसमें फोर्स है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इससे वो पिछला क्वेश्चन भी क्लियर होगा। बस F को 0 डाल दोगे तो पिछला क्वेश्चन हो जाएगा। क्रिस बोल रहा है F/m। सॉलिड स्फीयर ले लो ना, SS सॉलिड स्फीयर। चलो मैं सॉल्व करता हूं। देखो बच्चों, ये इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के फिक्स रूल होते हैं ना, मैं जो जो बोल रहा हूँ बस आपको वही करना है हर बार इस टाइप के क्वेश्चन में, तो आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। जनरल मोशन में कभी भी आपको सॉल्व करना है, डायनेमिक्स लगाना है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो फिक्स रूल है। भी क्वेश्चन होगा उसमें वही सेम काम करना है। क्या क्या काम करना है, तो अब देखो ध्यान से क्या क्या है। मैं अभी सब जो जो स्टेप है सब एक साथ लिखा दूंगा ना, पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर एक साथ सारे स्टेप्स लिखाऊंगा। देखो यहाँ पे क्या है, जैसे ही आपने फोर्स लगाया, तो ये फोर्स आपने कहाँ लगाया है, सेंटर पे लगाया ना, ये फोर्स आपने सेंटर पे लगाया है। अगर मैं सेंटर पे फोर्स लगाऊंगा तो ये फोर्स इसको घुमाने की कोई टेंडेंसी लाएगा? बताओ बच्चों, अगर मैं सेंटर पे फोर्स लगाऊंगा तो ये स्फीयर को घुमाना चाहेगा क्या? नहीं ना, लेकिन ये आगे तो ले जाना चाहेगा ना, सेंटर पे लगाऊंगा तो इस पूरे स्फीयर को वो आगे ले जाना चाहेगा। तो जब ये सारा स्फीयर आगे जाना चाहेगा, तो क्या नीचे वाला पॉइंट भी आगे जाना चाहेगा? अगर पूरा स्फीयर आगे जाना चाह रहा है तो नीचे वाला पॉइंट भी क्या आगे जाना चाहेगा? एकदम जाना चाहेगा भाई, सब कनेक्टेड है ना। तो जैसे ये पॉइंट आगे जाना चाहेगा, क्या ग्राउंड उसको रोकने को ट्राई करेगा? अगर ग्राउंड रफ है तो ना, ग्राउंड इसको रोकने का ट्राई करेगा। अब रोकने के लिए वो क्या करेगा, जैसे देखेगा कि मेरे ऊपर वाला पॉइंट आगे जाना चाह रहा है, तुरंत वो क्या कर देगा, क्या करेगा बच्चों? ग्राउंड यहाँ पे क्या करेगा, पीछे को फ्रिक्शन लगाएगा ना, यहाँ पे स्फीयर पे पीछे को फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, अब जैसे स्फीयर पे फ्रिक्शन पीछे को लगेगा,
क्या इस फ्रिक्शन की वजह से कोई सेंटर के अबाउट टॉर्क आएगा? इस फ्रिक्शन का सेंटर के अबाउट टॉर्क आएगा? आएगा ना? कैसे आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा ना, फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है तो इसको ऐसे ये फ्रिक्शन घुमा देगा, समझो, तो ये क्या होगा, ऐसे घूम जाएगा और साथ में ये आगे को ए एक्सेलरेशन से जाएगा, तो आपका ये रोलिंग शुरू हो जाएगा ना। बोला गया था क्वेश्चन में कि रोलिंग हो रही है, समझो, घुमाने का काम कौन करेगा? फ्रिक्शन। और ये आगे ट्रांसलेट कर रहा है इसका, और इसका जो नेट फोर्स होगा वो उसको आगे ट्रांसलेट कराएगा। फ्रिक्शन फोर्स लगने का तरीका समझ आया सभी को? अगर ग्राउंड स्मूथ होता, अगर ग्राउंड स्मूथ होता तो मेरे यहाँ फोर्स लगाने से क्या ये घूमता? अगर ग्राउंड स्मूथ होता और मैं फोर्स लगाता तो क्या ये घूमता? नहीं, केवल ये सीधे ट्रांसलेट करता ना। लेकिन फ्रिक्शन है तभी रोलिंग हो पाती। जो रोलिंग फ्रिक्शन जरूरी है या नहीं? यहाँ पे अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या रोलिंग हो पाती? नहीं हो पाती रोलिंग ना। अब देखो यहाँ पर कोई भी रोलिंग के क्वेश्चन में, कोई भी जनरल मोशन वाले क्वेश्चन में आपको हमेशा 3 काम करने रहेंगे। पहला स्टेप, अप्लाई ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन F इक्वल टू ma ना। सेकेंड स्टेप, अप्लाई टॉर्क इक्वल टू I अल्फा। थर्ड स्टेप, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन। ये थर्ड स्टेप में अभी समझाता हूं क्या है। समझो बच्चों, पहला इक्वेशन आपको लिखना है ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन, दूसरी रोटेशनल मोशन की इक्वेशन और तीसरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन। हर क्वेश्चन में आपको यही 3 काम करने रहेंगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन, जितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे उतनी लिखनी पड़ेगी। तो तीसरा स्टेप की वजह से कितने भी इक्वेशन आ सकते हैं, क्वेश्चन में कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो डिसाइड करेगा कितने इक्वेशन यहाँ पर आएंगे। अभी इस क्वेश्चन में कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है? इस स्फीयर का इस सरफेस के साथ ये एक जगह कांटेक्ट हुआ है ना, तो यहाँ पर एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो एक ट्रांसलेशनल इक्वेशन लिखोगे, एक रोटेशनल इक्वेशन लिखोगे और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इक्वेशन लिखोगे ना। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या क्या करेंगे। पहले तो हम ट्रांसलेशनल इक्वेशन लिखेंगे। इस पे आगे को एफ फोर्स लग रहा है, पीछे को स्मॉल एफ लग रहा है, और हम मान रहे हैं ये आगे को अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का बच्चों, कोई डाउट नहीं पूछेगा अभी मुझसे, जो मैं बोल रहा हूँ चुपचाप सुनने का। आधे अधूरे नॉलेज में डाउट नहीं पूछने का, पहले सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। आगे को कैपिटल एफ लग रहा है, पीछे को स्मॉल एफ लग रहा है, तो ट्रांसलेशनल इक्वेशन लिखने के टाइम पर जब भी मैं जैसे सेंटर ऑफ मास की के लिए ए निकालने जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, टोटल फोर्स निकालूंगा और नेट फोर्स बराबर एम इंटू ए करूंगा ना। नेट फोर्स कितना है, आगे को एफ पीछे को स्मॉल एफ, और ये आगे को जा रहा है ए एक्सीलरेशन से, तो मैं क्या लिखूंगा, एफ माइनस एफ इक्वल टू एम इंटू ए। ए मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन। सही बात है? इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी? अब दूसरी टॉर्क इक्वेशन, टॉर्क इक्वेशन में सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क इक्वेशन लिखनी है। इस फोर्स का तो कोई टॉर्क नहीं आएगा, केवल इसका टॉर्क आएगा ना। इसका टॉर्क इधर को आएगा ऐसे क्लॉकवाइज, एक ही टॉर्क है तो फिर प्लस माइनस का सोचने की जरूरत नहीं, उसी को प्लस में लिख के लेके लिख देंगे। टॉर्क कितना बोलेंगे भाई फ्रिक्शन का? टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगाना है, एफ इंटू आर बराबर आई। आई कितना बोलोगे सॉलिड स्फीयर के लिए?
2/5 mr स्क्वायर इंटू अल्फा। ठीक है बच्चों, ये हमने सेकेंड इक्वेशन, एक ट्रांसलेशनल इक्वेशन, एक रोटेशनल इक्वेशन। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन मतलब ये ग्राउंड पे रोलिंग कर रहा है ना, तो ग्राउंड पे रोलिंग के लिए क्या होगा, अगर हमारा स्फीयर ए से आगे जा रहा है और अल्फा से घूम रहा है, तो इस पॉइंट का जो एक्सीलरेशन आएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, और ग्राउंड का जो पॉइंट होगा, दोनों के एक्सीलरेशन सेम होने चाहिए ना। तो मैं क्या लिखूंगा, ए माइनस आर अल्फा बराबर 0 ना, ए इक्वल टू आर अल्फा। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है, इसको बोलोगे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इक्वेशन है। समझ आ रहा है बच्चों? तीसरा स्टेप का मतलब समझ आ रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन जो हम पीछे करते आए हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रोलिंग की कंडीशन लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे हम ये अल्फा की वैल्यू यहां से बोल सकते हैं ना, ए बाई आर होगी, आर इधर कर दो और अल्फा की वैल्यू यहाँ डाल दो, ये आर को इधर ले आओ, तो ये सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन 2 एंड 3 को कंबाइन करोगे तो आ जाएगा एफ इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर इंटू अल्फा था, आर हमने नीचे कर दिया है, एफ आर का आर नीचे कर दिया है, अल्फा की जगह लिख दिया ए बाई आर, तो एफ इक्वल टू आ गया है 2/5 ma। और पहली इक्वेशन थी एफ माइनस एफ इक्वल टू एम इंटू ए, पहली इक्वेशन ये थी ना, ये मान लो फोर्थ इक्वेशन है। अब दोनों को ऐड कर दो तो इससे आ जाएगा एफ इक्वल टू 7/5 ma। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, समझो बच्चों, यहाँ पे ए देख रहे हो कितना आ रहा है, ए की वैल्यू आ रही है 5/5 f/7m, f/m से कम आ रही है, f/m नहीं आई है, f/m से कम आई है। और अगर मैं ए की वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में डाल दूं, मान लो यहाँ पे डाल दूं ए की वैल्यू, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स देखो कितना लग रहा है, 2f/7। अब ये नोट करो, फिर इसमें और जो काम के पॉइंट है फिर वो मैं समझाता हूँ। क्रिस तूने जो पूछा उसमें सब कुछ गलत है। अगर कोई बॉडी पे फोर्स लग रहा है, वो फोर्स लग रहा है तो आप नेट फोर्स निकालोगे और बराबर एम इंटू ए करोगे। ये कब मैंने बताया आपको कि अगर कई सारे फोर्स लग रहे हैं तो आप देखोगे कि कौन से फोर्स को लेना है, किसको छोड़ना है। कभी मैंने ऐसा बताया कि नेट फोर्स लेने में कि 2-3 फोर्स छोड़ दो अपने मन से। अगर कोई बॉडी पे कुछ फोर्सेस लग रहे हैं तो नेट फोर्स निकालने में सारे फोर्स लोगे ना, या 1-2 फोर्स छोड़ दिया जाए। तो आपको जितने फोर्स लग रहे हैं, ये फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 फोर्स हैं, तो उसका नेट निकालोगे और नेट बराबर करोगे एम इंटू ए के। क्रिस का बोलना था कि ये फोर्स हमें छोड़ देना चाहिए, केवल ये लेना चाहिए। क्रिस ने डायरेक्ट मैसेज किया था, इसलिए उसका मैं डाउट बता रहा हूँ क्या है। समझो बच्चों, चीजों को सिंपल रखना है, कॉम्प्लिकेटेड आप बना देते हो। कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, रूल अपना सिंपल है, नेट फोर्स बराबर एम इंटू ए। हाँ, डायरेक्ट मैसेज मत करो यार, प्रणव क्रिस सब लोग ध्यान रखो।
ये नोट कर लो बच्चों, फिर इसमें अभी और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, वो सब समझाता हूँ ना। डायनामिक्स के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, जो मैंने 3 स्टेप बताया, बस बार बार आपको यही करना होगा। श्रेष्ठ अगर वो ग्राउंड पे प्योर रोलिंग हो रही है तब, ग्राउंड पे हो रही है तब ऐसा ना। मैंने आपको पहले भी बताया ना, रोलिंग की कंडीशन ए इक्वल टू आर अल्फा है, हमेशा ऐसा नहीं है ना। हाँ जाऊंगा श्रेष्ठ, मतलब अभी तक आज से सोच रहा हूँ जाने का। अभी कोल्ड हो गया था तो थोड़ा सा फिर रुक गया था, नहीं तो जाने वाला था। आज से सोच रहा हूँ थोड़ी देर जाके आऊंगा। बाकी जब भी तुम लोग को आना रहे तो मुझसे टाइम ले लेना, फिर उस हिसाब से आ जाना। बच्चों आवाज आ रही है? कॉल आ गया था बीच में। आवाज आ रही है क्या? देखो जानवी पूछ रही है कि मैंने यहाँ पे ही ए क्यों नहीं निकाल लिया। यहाँ पे देखो ये स्मॉल एफ है, वो आपको पता है क्या? आपको तो क्वेश्चन में कैपिटल एफ गिवन था ना, स्मॉल एफ थोड़ी गिवन था। तो ये जब मुझे पता ही नहीं है तो इससे मैं कैसे ये निकालूंगा? ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे मैंने ये जो फ्रिक्शन निकाला है वो आया 2F/7। क्या फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता था? इतना सॉल्व किए बिना मैं क्या डायरेक्ट लिख सकता था? नहीं लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक या काइनेटिक? यहाँ पे रोलिंग के टाइम पे कौन सा फ्रिक्शन लगता है? स्टैटिक। और स्टैटिक तो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। स्टैटिक की कोई फिक्स वैल्यू तो होती नहीं है कि म्यू इंटू एन लगा दिया। तो इसलिए आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा ना। समझो बच्चों, सॉल्व करके निकालना पड़ेगा।
ना, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि यही वैल्यू लग रही है, मतलब म्यू इंटू एल लग रही है, ऐसा नहीं बोल सकते ना। अब देखो, जब इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा, स्फीयर में एक्सेलरेशन आ गया, तो इसकी स्पीड क्या होती जाएगी टाइम के साथ? ये एक्सेलरेट करके आगे जा रहा है, तो इसकी स्पीड क्या होती जा रही होगी? बढ़ती जा रही होगी। और अल्फा है, अल्फा क्या करता जा रहा होगा? उसका ओमेगा बढ़ाता जा रहा होगा, है कि नहीं बच्चों? अल्फा से क्या बढ़ता है? ओमेगा बढ़ता है ना। एक्सेलरेशन की वजह से वी बढ़ता जाएगा। समझो बच्चों, यहाँ पर कोई भी टाइम पे आप देखोगे तो एक तो उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है और साथ में उसका ओमेगा बढ़ता जा रहा है, और हर टाइम पे v इक्वल टू आर ओमेगा फॉलो हो रहा होगा। ग्राउंड पे रोलिंग के लिए ये फॉलो होना चाहिए ना। अगर v बढ़ रहा है आपका तो ओमेगा भी बढ़ना चाहिए। v क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि एक्सेलरेशन है ना। ओमेगा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन है। समझ आ रहा है बच्चों? और ये प्योर रोलिंग करता रहेगा ना। अब मान लो थोड़ी देर बाद अगर मैं कैपिटल एफ को 0 कर दूं, कैपिटल एफ लगाना बंद कर दूं ना, फोर्स लगाना बंद कर दूं, तो फ्रिक्शन भी कितना हो जाएगा? फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? आपने कितना फोर्स लगाया है। अगर मैं एफ को 0 कर दूं तो फ्रिक्शन भी कितना हो जाएगा? एफ भी 0 हो जाएगा, स्मॉल एफ भी 0। तो फिर क्या होगा? जो स्पीड आ चुकी है, जो ओमेगा आ चुका है, उसी से वो चलता रहेगा ना, क्योंकि फिर उसके बाद एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा ना। समझो बच्चों, अगर आपने एफ को 0 किया तो स्मॉल एफ भी 0 हो जाएगा और एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। तो फिर उसके बाद वी और ओमेगा ये सब क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। और यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगी, जो हमने पहले आपको पहला क्वेश्चन दिया था। सबको अच्छे से समझ आया? अगर आप कैपिटल एफ नहीं लगाओगे तो स्मॉल एफ भी नहीं आ पाएगा। नोट करो। फ्रिक्शन ने उसको गोल कैसे घुमा दिया? देखो ना, अगर आप जैसे स्फीयर है, प्रणव एक तो डायरेक्ट मैसेज मत कर भाई। प्रणव डाउट पूछ रहा है कि फ्रिक्शन उसको घुमा क्यों दे रहा है। देखो ना, अगर कोई भी ये बॉडी है, जैसे ये पेन है, पेन के अगर सेंटर पे फोर्स लगेगा, सेंटर पे, तो ये घुमाएगा नहीं, लेकिन साइड में लगेगा तो घुमा देगा ना। समझो, सेंटर पे लगेगा तो नहीं घूमेगा, साइड में लगेगा तो घूम जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे सेंटर पे कैपिटल एफ लग रहा है तो वो नहीं घुमाएगा, लेकिन यहाँ पे नीचे लग रहा है ना स्मॉल एफ, नीचे लगेगा तो फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा ना सेंटर ऑफ मास के अबाउट, वो इसको ऐसे घुमा देगा। फ्रिक्शन यहाँ पे नीचे को ऐसे टेंजेंशियल लग रहा है, तो सेंटर के अबाउट उसका ऐसे टॉर्क आएगा, वो इसको ऐसे घुमा देगा। समझ पा रहे हो प्रणव? हाँ, फ्रिक्शन टेंजेंट के लॉन्ग यहाँ लग रहा है नीचे। बच्चों, ये जो भी मैं समझा रहा हूँ,
हर एक पॉइंट को आपको एक बार कॉपी में खुद से बिना देखे लिखना है ना, जहां पे ना आए वहां पे देख लेना और खुद से एक एक पॉइंट सोच सोच के खुद से लिखोगे तो एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब देखो इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछता कि अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ग्राउंड का म्यू आपको दिया हुआ है, स्फीयर और ग्राउंड के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और मैं इस पे कैपिटल एफ फोर्स लगा रहा हूँ, तो मैं मैक्सिमम कितना कैपिटल एफ लगा सकता हूँ सो दैट कि यहाँ पे रोलिंग होती रहे ना। क्वेश्चन क्या है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट देयर विल बी प्योर रोलिंग। देखो अगर आप कैपिटल एफ को बढ़ाओगे, कैपिटल एफ को अगर आप बढ़ाने लगोगे तो क्या होगा, कैपिटल एफ बढ़ाओगे तो एक्सीलरेशन बढ़ेगा, है कि नहीं? कैपिटल एफ बढ़ाओगे तो एक्सीलरेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बच्चों? कैपिटल एफ को बढ़ाओगे तो एक्सीलरेशन बढ़ेगा ना, एक्सीलरेशन बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा, एक्सीलरेशन की वजह से वी बढ़ता है ना। लेकिन क्या अल्फा, अल्फा बढ़ाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अल्फा किसकी वजह से आ रहा है? फ्रिक्शन की वजह से ना। फ्रिक्शन तो एक लिमिट तक ही आ सकता है ना, फ्रिक्शन क्या होगा, एक लिमिट तक ही आ सकता है, मतलब अल्फा एक लिमिट तक आ सकता है, मतलब ओमेगा एक लिमिट तक ही बढ़ सकता है। लेकिन आपको ये चीज हमेशा फॉलो करानी है अगर रोलिंग कराना है तो। अगर आपको प्योर रोलिंग चाहिए तो ये चीज फॉलो होनी चाहिए, ये एक लिमिट तक बढ़ सकता है तो ये भी एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हो ना। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि कितना मैक्सिमम हम एफ बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन समझ आया सभी को? ऐसा नहीं है कि ग्राउंड पे रख के मैं कितने भी फोर्स से खींचूं तो रोलिंग होती रहेगी, एक लिमिट तक ही बढ़ा सकता हूं अगर हमें म्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन में म्यू दे दिया है तो आपको बताना है मैक्सिमम कैपिटल एफ कितना हो सकता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखो तो सब कुछ आपको मैंने पहले ही बता दिया है, आप कर सकते हो। सेम क्वेश्चन है, सॉलिड स्फीयर है, जो ऊपर था वही है, बस उसमें एफ की वैल्यू पूछ रहे हैं। बताऊं? हाँ वेरी गुड जानवी, सही है जानवी, साक्षी ने भी सही बताया, ध्रुव ने भी सही बताया। देखो हमें पता है कि जब हम सेंटर पे एफ लगाएंगे तो पीछे कोई फ्रिक्शन लगेगा, ये आगे को ए एक्सेलरेशन से चलेगा और अल्फा से रोटेट होगा। जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करेंगे तो स्मॉल एफ की वैल्यू आ जाएगी 2f/7। ये एफ कौन सा वाला एफ है? फ्रिक्शन यहाँ पे कौन सा लगता है, स्टैटिक या काइनेटिक?
फ्रिक्शन बच्चों कौन सा वाला लगता है? स्टैटिक लगता है ना। अब आप देख रहे हो कि अगर आप कैपिटल एफ को बढ़ाओगे तो स्मॉल एफ भी बढ़ेगा, बट स्मॉल एफ तो एक लिमिट तक ही बढ़ सकता है ना, है कि नहीं बच्चों? स्मॉल एफ एक लिमिट तक बढ़ सकता है। तो मान लो जब आप मैक्सिमम एफ पहुंचा दिए उस टाइम पे ये भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पहुंच चुका होगा, उससे ज्यादा आपने कैपिटल एफ बढ़ाया तो फिर ये स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लग पाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा मतलब क्या होगा? स्लिपिंग शुरू हो जाएगी ना। काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा मतलब स्लिपिंग शुरू हो गई है। समझो बच्चों। तो जब आप यहाँ पे एफ की मैक्सिमम वैल्यू डालोगे, एफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी स्मॉल एफ की? म्यू एम जी ना। तो यहाँ कैपिटल एफ की भी मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी होगी तब तक। तो इससे आप बोल सकते हो एफ मैक्स कितना होगा? 7 μmg/2। या फिर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जहां पे भी स्टैटिक फ्रिक्शन है वहां पे आप हमेशा क्या करो? स्मॉल एफ निकालो और उसको लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू कर दो, तो जो भी मैक्सिमम मिनिमम निकालना होगा वो आ जाएगा। स्मॉल एफ कितना है? 2f/7। लिमिटिंग वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम मतलब म्यू एम जी। तो कैपिटल एफ इससे आ जाएगा। कुछ समझ आ रहा है बच्चों में क्या बोल रहा हूँ? ये म्यू है ना। समझो बच्चों। ग्राउंड पे अगर रख के एक बॉल को थोड़ा कम फोर्स से खींचोगे तब तो रोलिंग होगी, बहुत ज्यादा फोर्स से खींच दोगे तो स्लिपिंग हो जाएगी। तो फोर्स की लिमिट कितनी है? 7 μmg/2। इससे कम होगा तब तक रोलिंग, उससे ज्यादा हुआ तो स्लिपिंग। बच्चों को समझ आ पा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब इसी टाइप का एक प्रॉब्लम आप 5 मिनट ही बचा हुआ है तो 2 मिनट ही ट्राई करने के लिए टाइम दूंगा, फिर मैं एक सॉल्व करूंगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है। ग्राउंड पे एक सॉलिड स्फीयर रखा है और मैं ऊपर वाले पॉइंट पे कैपिटल एफ लगा रहा हूँ। ये कॉन्स्टेंटली मैं ऊपर वाले पॉइंट पे फोर्स लगा रहा हूँ एफ। इसका मास है, में रेडियस आर है, सॉलिड स्फीयर है, ग्राउंड सफिशिएंट रफ है ना। ग्राउंड में फ्रिक्शन की कोई कमी नहीं है, जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। तो हमें बताना है ये कितने एक्सेलरेशन से आगे को जाएगा, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। दिया है क्वेश्चन में कि रोलिंग हो रही है। क्वेश्चन समझ आया सभी को? सेंटर की जगह इस बार मैंने ऊपर को फोर्स लगा दिया, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे फोर्स लगाया है। तो मैं थोड़ा और क्लियर बना दूं। फोर्स कॉन्स्टेंटली हमेशा यहीं पे लगेगा ऐसे।
7/10 mm। ठीक है, चेक करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो अभी टाइम कम है तो मैं अब ये सॉल्व कर दे रहा हूँ। सेम देखो, आप ऐसे ही सोचोगे कि आपने यहाँ कैपिटल F फोर्स लगाया, तो इसकी वजह से क्या होगा, इस बार ये क्या करेगा, इसको आगे भी ले जाएगा और साथ में रोटेट भी कराएगा ना। कैपिटल F इस बार देख लो, इसको ऐसे रोटेट भी करा देगा। अब हमें पता नहीं यहाँ पे फ्रिक्शन किधर को लग रहा है। आप मान लो कि फ्रिक्शन लग रहा है पीछे को, और ये आगे को ए एक्सीलरेशन से जा रहा है, अल्फा से घूम रहा है। ठीक है बच्चों, आपको फिर उसके बाद वही 3 काम कर देने हैं। ट्रांसलेशनल इक्वेशन, ट्रांसलेशनल इक्वेशन क्या लिखोगे यहाँ पे, आगे को कैपिटल F है, पीछे को स्मॉल f है, तो ट्रांसलेशनल इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, आगे को कैपिटल F, पीछे को स्मॉल f, और ये ए एक्सीलरेशन से हमने माना जा रहा है। ट्रांसलेशनल इक्वेशन बताओ बच्चों। टाइम कम है यार, मैं लिख ही देता हूँ, तुम लोग को टाइप करने में टाइम लगेगा। F माइनस F इक्वल टू M इंटू ए। ठीक है, फिर अगला हम क्या काम करेंगे, रोटेशनल इक्वेशन। रोटेशनल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देखो कैपिटल F का टॉर्क किधर आएगा, क्लॉकवाइज, ऐसे कैपिटल F घुमाएगा ना, और ये वाला स्मॉल f भी नीचे किधर को घुमाएगा, ऐसे ही घुमाएगा ना, क्लॉकवाइज। देख लो दोनों के टॉर्क यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना, तो दोनों के टॉर्क ऐड कर दो। टॉर्क कितना हो जाएगा, कैपिटल F इंटू आर प्लस स्मॉल f इंटू आर बराबर I इंटू एल्फा। आर को दूसरे साइड कर दो, I की वैल्यू कितनी लिखोगे, सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 mr स्क्वायर अपॉन में r। ये एक्चुअल में अपनी दूसरी इक्वेशन है ना। तीसरी इक्वेशन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की आपको पता है, ये आ जाएगी। तो यहां से मैं अल्फा की जगह लिख सकता हूँ a/r। सबको क्लियर है बच्चों, क्या हुआ यहाँ तक। अब फर्स्ट इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को ऐड कर दो, तो स्मॉल f कट जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ को ऐड करो तो आ जाएगा 2f इक्वल टू 7/5 ma। तो a इक्वल टू आ जाएगा 10/7 ma। सॉरी, क्या लिख रहा हूँ, समझ आया बच्चों। थर्ड, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन है ना, ये थर्ड वाली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की, ये नीचे वाले पॉइंट की। ट्रांसलेशनल इक्वेशन, रोटेशनल इक्वेशन और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन, फिर इन दोनों को मिला करके यहाँ सॉल्व कर दिया है। सेकेंड और थर्ड को मिला के यहाँ सॉल्व कर दिया है। समझ आ रहा है बच्चों, हर बार आपको यही 3 काम करने हैं, ट्रांसलेशनल इक्वेशन, रोटेशनल इक्वेशन और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन। कुछ समझ आ पा रहा है बच्चों, क्या चल रहा है। तो फिर आज हम लोग यहीं तक करते हैं, होमवर्क अभी नहीं दूंगा। जो मैंने पढ़ाया बस आपको अच्छे से उन्हीं क्वेश्चन को कर लेना है, सब पॉइंट अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं। कल और पढ़ाने के बाद फिर होमवर्क दूंगा। अच्छा एक सेकेंड देखो, ध्रुव, हाँ एफ निगेटिव होगा, उसको मैं अभी बोल नहीं रहा हूँ, क्लास खत्म हो रहा है ना, लास्ट में कुछ ज्यादा इधर उधर की बातें करूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट क्लास में अब बात करेंगे इसके बारे में। एक सेकेंड देखो, काइनेमेटिक्स वाले पार्ट का अगर होमवर्क हो तो वो दे देता हूँ।
अभी जाने दो ना थोड़ा यार, होमवर्क में बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन हो पा रहे हैं, जाने दो, नेक्स्ट क्लास में दूंगा ना थोड़ा और पढ़ाने के बाद। बस आप अच्छे से रिवाइज कर लेना ना बच्चों, समझ पा रहे हो ना क्या चल रहा है, बाउंस तो नहीं हो रहा है ना? ठीक है फिर क्लोज करता हूँ ना। हाँ पीडीएफ भेज दूंगा अभी। बाय बच्चों, बाय।